Hello everyone, my name is Dr. Darshita Srivastav and we are back with the lecture series for BA, BSc, BCom Foundation course. This time it is for second year and our first topic in English Foundation course is Daffodils by William Wordsworth. सबसे पहले हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेते हैं. Who was William Wordsworth? विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर. इनका जन्म हुआ था इन द ईयर 1770 क्यूम्बरलैंड नाम की जगह में, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में आती है, एंड ही डाइड इन द ईयर 1850. Now, why William Wordsworth is considered as the father of English romantic poetry? This is because वो नेचर को ही अपनी इंस्पिरेशन मानते थे. वो नेचर को अपना गुरु मानते थे. इसको आप हिंदी में इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग जैसे इंडियंस जो हैं वो प्रकृति को सबसे बड़ा टीचर मानते हैं, सबसे बड़ा गुरु मानते हैं. कुछ उसी तरह की जो थिंकिंग है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की भी थी, एंड ही कंसिडर्ड नेचर एज हिज गुरु. लेक डिस्ट्रिक्ट जो जगह थी उसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका जन्म हुआ हो उत्तराखंड में. उत्तराखंड जो है भारत में वो पूरी तरह से नेचर से सराउंडेड जगह है, वेयर देयर आर हिल्स, मेडोज, लेक. उसी तरह जो लेक डिस्ट्रिक्ट नाम की जगह है इंग्लैंड में, वो भी पूरी तरह से नेचर से सराउंडेड है, जहाँ पे हिल्स हैं, मेडोज हैं, रिवर्स हैं. ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में कूट कूट कर भरा हुआ है, क्योंकि वो इसी के अराउंड पले बड़े. इसी कारण वो नेचर को अपना गुरु मानते थे और उनकी पोइट्री में नेचर को आप बहुत ही अच्छे से फील कर सकते हैं. अगर हमें विलियम वर्ड्सवर्थ का अगर कोई इंडियन पैरेलल कंपैरिजन करना हो ताकि हम इन्हें और बेहतर तरह से समझ सकें, तो आप सभी ने कालिदास का नाम सुना होगा, जिन्होंने मेघदूत लिखी. उन्होंने भी जो है वो बादलों की जो सुंदरता है उससे इंस्पायर होकर के मेघदूत लिखी और बादलों को एज अ मैसेंजर यूज़ किया कि वो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो लेके जाएं, क्योंकि उस समय कोई कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होता था. तो वो बादलों से कहते हैं उस पोएम में कि आप मेरा जो संदेश है वो लेके जाएं. तो इसी प्रकार से जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो नेचर को ही एज अ मीडियम यूज़ करते थे, एज अ इंस्पिरेशन यूज़ करते थे. तो जो ये पोएम है डैफोडिल्स, वो कैसे उन्होंने लिखी? विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपनी बहन डोरोथी के साथ एक बार लंबी सैर पे निकले, ना वॉक करने के लिए निकले. वहाँ पे उन्होंने एक फील्ड देखी जहाँ पे बहुत सारे डैफोडिल्स जो हैं वो लहलहा रहे थे, मतलब पूरी तरह से खिले हुए थे. और उस नज़ारे के कारण विलियम वर्ड्सवर्थ के मन में एक कविता लिखने का इंस्पिरेशन आया. तो उन्होंने डैफोडिल्स पोएम लिखी और आगे के जीवन में जब भी उन्हें लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आई, जब उन्हें ऐसा लगा कि वो अंदर से उतना खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो उस नज़ारे को याद करते थे और वो जो नज़ारा है डैफोडिल्स का उनके मन में एक खुशी की उमंग भर देता था. इसी कारण वो डैफोडिल्स को एक वन ऑफ हिज बेस्ट पोएम्स कंसिडर करते थे, जो कि उनको हमेशा खुशी देती रही. विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो काफ़ी रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट के थे, क्योंकि जो रोमांटिक एज है लिटरेचर में उसके पहले जो थी वो थी अगस्टन एज. अगस्टन एज में जो पोइट्री है वो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल होती थी. उसमें किसी भी प्रकार की जो नेचुरल फीलिंग्स है उनको बहुत कंसिडर नहीं किया जाता था. जो पोएम्स होती थी वो पूरी तरह चाटुकारिता पूर्ण होती थी, जिसमें जो एरिस्टोक्रेसी है या फिर जो भी किंग है, क्वीन है, उनकी तारीफ़ों में पोएम्स लिखी जाती थी. विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस चीज़ को पूरी तरह से तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि वो नेचर के बारे में ही लिखेंगे, और नेचर का पार्ट सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं है, आम व्यक्ति भी होता है. तो उनकी पोइट्री में आप देखेंगे जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा आम इंसान होते हैं. जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनकी खुशियाँ हैं, जो उनके दुख हैं, दर्द हैं, उनको विलियम वर्ड्सवर्थ ने ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया. इसी कारण से विलियम वर्ड्सवर्थ को एक रिवॉल्यूशनरी भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सारे जो नॉर्म्स थे उनको तोड़कर एक अलग ही जॉनरा की पोइट्री लिखना शुरू किया. कुछ लोगों ने उनकी पोइट्री को क्रिटिसाइज़ भी किया कि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपलिस्टिक है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज यूज़ करती है, पर आम व्यक्ति को जो ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती है जिससे वो रिलेट कर सके. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने आम व्यक्ति का ज़्यादा ध्यान रखा. उन्होंने समझा कि आम व्यक्ति किस चीज़ में समझ सकता है, किस लैंग्वेज में समझ सकता है और क्या वो फील करता है. इसलिए उनकी पोएम्स जो हैं वो आज भी उतनी ही पॉपुलर हैं जितनी 200 साल पहले थी. विलियम वर्ड्सवर्थ का जो करियर है वो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जब उनका एक पोइट्री कलेक्शन द लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड हुआ इन द ईयर 1798. नाउ विल गो थ्रू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ऑल्सो नोन एज डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. फर्स्ट लाइन पोएम की है, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड.
तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अपने आप को एक एकांत क्लाउड के रूप में कंपेयर कर रहे हैं जो कि काफ़ी लोनली है और यहाँ से वहाँ जीवन की लहर में मंडरा रहा है, दौड़ रहा है, पर वो अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है। ये उनका एक मूड बताता है कि उनका जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन से भरा हुआ है, वो काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं और अपने आप को उस लोनली क्लाउड से कंपेयर कर रहे हैं जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। द नेक्स्ट लाइन इज दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वो क्लाउड कहाँ पे मंडरा रहा है? वो पहाड़ों और जो वैलीज हैं उनके ऊपर अकेला जा रहा है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तभी अचानक पोइट क्या देखता है कि एक बहुत ही सुंदर क्राउड है। क्राउड किसका है? डेफोडिल्स का है, यानी बहुत सारे जो फूल हैं डेफोडिल्स के वो खिले हुए हैं और जब वो एक साथ हवा के कारण झूम रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रहे हो और उस नज़ारे को देख के पोइट के मन में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसमें जो एक वर्ड यूज हुआ है होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। होस्ट के दो मीनिंग होते हैं। एक होस्ट तो आपने सभी सुना होगा जो कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है और सभी को अटेंड करता है, और दूसरा मीनिंग होस्ट का जो इस पोएम के सेंस में यूज हुआ है उसका मीनिंग होता है कि क्राउड, एक क्लस्टर। जो डेफोडिल्स हैं वो बहुत सारी मात्रा में है, बहुत सारे नंबर्स में है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो वो ब्रीज के कारण, हवा के कारण जो डेफोडिल्स हैं वो हमें कैसे प्रतीत हो रहे हैं कि वो डांस कर रहे हैं और इधर से उधर लहरा रहे हैं एक मूवमेंट के फॉर्म में। जिस प्रकार से हम डांस करते हैं तो एक वेवी मूवमेंट होता है, उसी तरह से जो डेफोडिल्स का मूवमेंट है वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है पोएट को। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, कैसे अपीयर हो रहे हैं? वो इस प्रकार से अपीयर हो रहे हैं जैसे कि आप जब आसमान में देखते, खुले आसमान में, तो आपको अनगिनत तारे दिखते हैं। उसी तरह से पोएट को जो डेफोडिल्स हैं वो भी अनगिनत नज़र आ रहे हैं, उनका कोई अंत ही नहीं है, वो इतने सारे हैं और बहुत ही सुंदर है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, तो पोएट अब किससे कंपेयर कर रहा है उन डेफोडिल्स को? उन स्टार्स से जो एक मिल्की वे है। मिल्की वे यानी आकाश गंगा, जो स्पेस में आकाश गंगा है उसमें जो ढेर सारे अनगिनत काउंटलेस जो स्टार्स हैं, उसी तरह से ये डेफोडिल्स भी पोएट को काउंटलेस लग रहे हैं और पूरे जो इस प्रकार से जो तारे स्पेस को जगमगा देते हैं, उसी तरह से जो डेफोडिल्स हैं वो उस पूरे नज़ारे को जगमगा रहे हैं और इंक्लूडिंग पोएट के मन में भी बहुत सारी खुशी दे रहे हैं। दिस स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे, तो वो कहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हैं डेफोडिल्स? एक ऐसे अनगिनत लाइन में जिस लाइन का कोई अंत ही नहीं है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, बे यानी होता है कि लेक, तो जो डेफोडिल्स हैं वो एक लेक के किनारे उगे हुए हैं। जो फील्ड है उसके पास में ही एक लेक है जिसको आप इमेजिन कर सकते हो, उसमें ढेर सारे डेफोडिल्स के फूल खिले हुए हैं और वो जो है सभी के सभी लेक के किनारे हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस टॉसिंग द हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जब पोएट उनको देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कम से कम ऐसा लगा कि ये 10,000 से कम नहीं होंगे जो फूल हैं, और वो कैसे कर रहे थे कि स्प्राइटली यानी खुशनुमा डांस वो करते हुए मुझे लग रहे थे। आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, कभी देखिएगा जब तेज़ हवा चल रही है तो अक्सर एक बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्तियां हैं वो इतनी सुंदर तरह से हिलती हैं जैसे ऐसा लगता है कि हवा उनको डांस करा रही है। नेक्स्ट लाइन इज द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, तो पोएट कहते हैं कि इवन जो लेक है वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो भी उन फ्लावर्स के साथ डांस कर रहा हो, लेकिन जो फ्लावर्स थे वो ऑब्वियसली ज़्यादा खुशनुमा लग रहे थे और डांस भी उनका ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा एनर्जी से भरा है कंपेयर टू द डांस ऑफ लेक। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, अब आपको सभी को पता है कि पोएट, कोई भी जो पोएट जैसा व्यक्ति होता है वो अंदर से फीलिंग से बहुत भरा हुआ होता है, वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब नेचर इतना ज़्यादा खुश हो, जब फ्लावर्स डांस कर रहे हो, जब इंक्लूडिंग जो लेक है वो भी डांस कर रहा हो, खुश हो, स्प्राइटली हो, तो फिर पोएट कैसे डल रह सकता है? तो वो अपने आप को कहते हैं कि मैं भी एकदम गे फील करने लगा, यानी खुश फील करने लगा। इन सच अ जॉकेंड कंपनी आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, तो इस प्रकार की जब उनको कंपनी मिली, जॉकेंड यानी होता है खुशनुमा, हैप्पी, तो जो फ्लावर्स की और लेक की जब उनको एक हैप्पी कंपनी मिली, एक साथ मिला, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो बस सारी चीज़ें भूल के बस उस नज़ारे को देखते ही रहे। गेज्ड एंड गेज्ड यानी किसी चीज़ को बस निहारते ही रहना। वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। अब मैं कैसे बताऊँ
कि क्या वेल्थ उस नज़ारे ने मुझे दी, क्योंकि जब भी मेरा मूड थोड़ा डल हो जाता है, जब भी मैं थोड़ा-सा दुखी महसूस करता हूँ, मैं उस नज़ारे को याद करता हूँ और वो नज़ारा मेरे मन में ढेर सारी खुशियाँ ला देता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और जब भी मैं थोड़ा-सा दुखी होता हूँ, पेंसिव यानी होता है दुखी होना, और या फिर डल होना, तो जब भी मैं डल फ़ील करता हूँ, मैं वो उस डैफोडिल्स के नज़ारे को याद करता हूँ और मेरे मन में ढेर सारी खुशियाँ भर जाती है।